हेलो साथियों, मैं श्याम। भारत के भूगोल के अंदर आज हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र हैं वहाँ के नदी तंत्र, वहाँ के अपवाह क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से बहती है, उनकी क्या लंबाई है और उनकी सहायक नदियों और उनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, आइए हम देखते हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं कि हिमालयी जो तंत्र है वो और प्रायद्वीपीय तंत्र, ये पूरे भारत के अपवाह तंत्र बनाते हैं। तो भारतीय अपवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो अपवाह तंत्र भारत का हमने दो भागों में बांटा था, एक महाद्वीपीय अपवाह तंत्र और एक हिमालयी अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र का हमने अध्ययन किया बहुत अच्छे से और यहां पर हम समेकित रूप से दोनों अपवाह तंत्रों की समेकित रूप से अध्ययन करेंगे। मोटे मोटे तौर पर हम इनकी एक महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक है, यहाँ पर मानसरोवर झील जो कि कैलाश पर्वत है वहां से निकलती है और लगभग 709 किलोमीटर भारत में बहती हुई टोटल 2897 अर्थात 2897 किलोमीटर टोटल बहती हुई तीन देशों में, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में बहती हुई आखिर में अरब सागर में गिर जाती है, हम सब जानते हैं। यदि हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण नदियों की जो सहायक नदियां हैं तो ऊंचे पर्वतीय भागों में शोक और गिलगित जो कि दाहिने किनारे से निकलती है तथा जाश्कर बाएं किनारे से निकलती है। यदि बात करें मैदानी क्षेत्रों में तो पंचनद जो है वो इसके मैदानी भाग में है, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास, ये पंच नदी यहाँ पर पंजाब के क्षेत्र में यहाँ पर मिलती है। यदि हम बात करें यहाँ पर गहरे गार्ज का निर्माण होता है नंगा पर्वत के उत्तर गुंजी नामक स्थान पर, ये गहरे गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से इसमें ज्यादा क्या जल स्तर बढ़ जाता है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है, अरब सागर में गिरती है। पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब होता है यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि यदि एक कोई नदी बह रही है, बीच में से कोई रुकावट आई, स्थलाकृतिक रूप से यदि कोई बीच में से रुकावट आई तो यहां पर क्या होगा कि उस रुकावट होने के कारण नदी में समस्या हो सकती है, नदी के प्रवाह की दिशा में समस्या हो सकती है। लेकिन यदि ये धीरे धीरे उत्थान होगा, यहां पर हमारा जो रुकावट है वो क्या है, हिमालय पर्वत है। और यह जो नदियां है जैसे कि हम बात कर रहे हैं सिंधु नदी, ये पूर्ववर्ती हिमालय की उत्पत्ति से पहले की स्थिति में थी। तो उसके बाद सिंधु नदी बह रही है, बीच में रुकावट आया हिमालय पर्वत के रूप में, लेकिन लगातार रूप से बहने के कारण वो उस हिमालय पर्वत को भी काट रही होती है उस समय, ठीक है। यही कारण है कि जितने भी नदियां जो कि हिमालय को आर पार करती है वो सब हिमालय की उत्पत्ति से पहले की है और पूर्ववर्ती नदी के रूप में हमें प्राप्त होती है, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी, घाघरा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आदि जो नदियां है ये कैसी है, पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण मानी जाती है। तो हमें यदि प्रश्न पूछा जाए कि क्या सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, हाँ बिल्कुल सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, ठीक है। दूसरा है झेलम नदी जो कि बेरीनाग के झरने से निकलती है, 400 किलोमीटर इसकी लंबाई, किशन गंगा इसकी सहायक नदी के रूप में प्राप्त होती है, वुलर झील से होकर के बहती है और दो प्रमुख अनंतनाग और बारामूला के बीच में यह नौगम्य है। इतनी ऊंचाई पर भी यह नौगम्य पाई जाती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और पाकिस्तान के निकट चेनाब में, जंग के निकट पाकिस्तान में ये चेनाब में मिल जाती है। यदि चेनाब की बात करें तो बारालाचा दर्रे के निकट जो क्षेत्र है वहां से निकलती है और 1180 किलोमीटर इसकी लंबाई। हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है क्योंकि चंद्र और भागा दो प्रमुख नदियों के मिलने से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे हम देखते हैं कि रावी नदी जो कि कैसा है, रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है, ठीक है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। इसके बाद व्यास नदी जो कि रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है और यह कुल्लू जिले में इसकी घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है और सतलज नदी में जाकर के यह व्यास हरिके नामक स्थान से मिल जाती है और वहीं पर हरिके बैराज से जो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वहां से यह स्टार्ट होती है, वहीं से यह पानी लाती है। अगला हम देखते हैं सतलज नदी जो कि पंचनद की आखिर नदी भी है।
बेसिकली जो सतलज नदी है तिब्बत में स्थित राक्षस ताल नाम के स्थान से निकलती है और यह भी क्या है, पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है। 1050 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। स्फीति दाहिने किनारे से और व्यास इसके दाहिने किनारे से मिलती है। यदि बात करते हैं भाखड़ा के निकट भाखड़ा बांध का निर्माण इस पर किया गया है, जो कि विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। भारत में इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत महान है और इसके पीछे गोविंद सागर बांध जलाशय बना हुआ है भाखड़ा नांगल परियोजना के समीप। इसके बाद हम बात करते हैं गंगा नदी, जो कि गंगोत्री हिमनद के निकट निकलती है। 25 इसकी लंबाई है, 2525 और विभिन्न प्रकार की इसकी सहायक नदियां जैसे कि प्रयाग के निकट यमुना नदी मिल जाती है, गाजीपुर के निकट गोमती नदी, छपरा के निकट घाघरा नदी, पटना के निकट सोन नदी, बाएं किनारे पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोशी, दाएं किनारे पर यमुना, सोन आदि प्रमुख दामोदर नदियां इसकी सहायक नदियों के रूप में हमें प्राप्त होती है। यदि हम बात करें कि इसकी उत्पत्ति, तो देवप्रयाग के ऊपर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है और भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती है देवप्रयाग में तो इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। और जब ये हिमालय को छोड़ करके, पर्वतों को छोड़ करके मैदानों में आती है तो वो कौन सा स्थान होता है, वो होता है हरिद्वार। हरिद्वार में यह मैदानों में प्राप्त होती है और आगे चल करके भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल में इसकी सबसे पश्चिमी शाखा का इसका नाम है। और विभिन्न शहर जैसे कि हरिद्वार है, प्रयाग है, वाराणसी, कानपुर, पटना, कोलकाता आदि महानगर जो है इसी गंगा के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से 1385 किलोमीटर, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी प्रमुख सहायक नदी है। यह पूर्व काल में अरावली के निकट की जो पश्चिम की जो पहाड़ियां थी वहां से निकलती थी, लेकिन उसकी सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में प्राप्त होती थी। लेकिन वर्तमान में यह एक स्वतंत्र नदी के रूप में प्राप्त होती है, गंगा की सहायक के रूप में प्राप्त होती है। दिल्ली, मथुरा, आगरा इसके तट पर स्थित प्रमुख शहर है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि गंगा निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो जो होने वाले होंगे तो वो तो दिख जाएंगे ऑप्शन में और नहीं होने वाला ऑप्शन में भी दिख जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है। रामगंगा नदी जो बात करते हैं गढ़वाल हिमालय में नैनीताल के समीप निकलती है। 600 किलोमीटर इसकी लगभग लंबाई है, कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी ट्रांस हिमालय में मापचा चुंगी हिमनद से ये प्राप्त होती है और यह भी पूर्ववर्ती नदी का एक उदाहरण माना जाता है। राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है और पहाड़ी क्षेत्रों में करनाली के नाम से और मैदानी क्षेत्रों में घाघरा के नाम से जानी जाती है और हमेशा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम शारदा नदी। शारदा नदी मिलाप हिमनद है, कुमाऊं के निकट वहां से निकलती है और इसकी धम्र, लीसड़, पूर्वी रामगंगा इसकी सहायक नदियों के रूप में हमें प्राप्त होती है। यदि बात करें काली, सरयू, गौरीगंगा आदि नाम से भी जानी जाती है और बरहम घाट के निकट घाघरा में इसकी शाखा मिल जाती है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है, 730 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। काली गंडक और त्रिशूल गंगा ये दोनों प्रमुख नदियां इसकी सहायक नदियां है। सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है, घाघरा की तरह यह भी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेपाल में सालिग्रामी और मैदान में नारायणी के नाम से जानी जाती है। ये एक ही नदी है। ये जो गंडक नदी है ये नेपाल में सालिग्रामी नदी के नाम से और साथ में मैदान में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये हमें ध्यान कर लेना है, अनेक बार इस पे प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, यदि इसके बाद बात करें बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी की पश्चिम ढाल से 610 किलोमीटर में निकलती है और मुंगेर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके बाद कोशी जो नदी है पूर्वी नेपाल से निकलती है, 730 किलोमीटर। यारू, कोशी, तमूर इसकी सहायक नदी है और यह नदी भी अपना मार्ग बदलती रहती है। ऊपरी भाग में से अरुणा के नाम से जाना जाता है और यह नदी भी अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। आगे हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ही इसकी उत्पत्ति है और जहां सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है, ठीक है, वहीं इसी के समीप ब्रह्मपुत्र नदी की भी उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो 2580 टोटल और 885 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। हमें डाटा याद कर लेने, अनेक जगह पर लगभग इससे संबंधित डाटा पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण सहायक नदियों में सुबनसिरी, भरेली, तिस्ता, मानस दाहिने से, दिबांग, लोहित, बूढ़ी, दिहांग, धनसिरी, कपोली बाएं किनारे से इसमें मिल जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। हिमालय को काटने के पश्चात अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। उसके पश्चात मैदानी असम क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर बांग्लादेश में जाने पर ब्रह्मपुत्र नदी की दो शाखाएं होती है, जमुना और मेघना।
ठीक है। जमुना और गंगा के मिलने के पश्चात इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से लेकर डिब्रूगढ़ तक इसकी यह नदी नौगम्य है। 1280 किलोमीटर, बहुत लंबी यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी अर्थात बांग्लादेश से लेकर के डिब्रूगढ़ तक, ठीक है। डिब्रूगढ़ कहां पर है? डिब्रूगढ़ है असम में। तो अब डिब्रूगढ़ तक, वहां तक ये नौगम्य स्थिति में है, काफी अच्छी इसकी स्थिति मानी जाती है और यहां पर नेशनल वाटरवे भी स्थित है। इसके बाद देखते हैं दामोदर नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी के रूप में हमें प्राप्त होती है। हुगली की सहायक नदी के छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। 541 किलोमीटर इसकी लंबाई। इसकी सहायक नदी कोनार, जमुनिया, बराकर नदी। यह नदी बंगाल में हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी क्या है? हुगली नदी स्वतंत्र नदी नहीं है। हमने पहले भी बताया था हुगली नदी स्वतंत्र नदी नहीं है, गंगा नदी की ही एक वितरिका के रूप में हुगली नदी हमें प्राप्त होती है। ये सब आप हमें पता है। इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा नदी, जो कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है नर्मदा नदी। ये हमें पता है। 1312 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियों में उत्तर से हिरण, बारना, दक्षिण से दूधी, तवा, शेर आदि प्रमुख नदियां है। यदि महत्वपूर्ण विशेषताएं बताए तो दुग्ध धारा, कपिल धारा, धुआंधार, ये प्रमुख प्रपात है। ये नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख प्रपात है, फॉल्स है, ठीक है। ये हमें ध्यान कर लेने हैं कि निम्न में से कौन सा प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें पता होना चाहिए। बड़ौच के निकट एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। जो बड़ौच है गुजरात में, उसके समीप ये पर एस्चुरी का निर्माण करती है। ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच दरार होकर के प्रवाहित होती है। सरदार सरोवर बांध परियोजना भी इसी नदी पर है, जो कि काफी विवादित भी रहा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है और अनेक जगह पर प्रश्न भी आते हैं कि सरदार सरोवर बांध परियोजना निम्न में से किस नदी से संबंधित है? तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नर्मदा नदी से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ताप्ती नदी, मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्तई नामक स्थान में 724 किलोमीटर की लंबाई के साथ पूर्णा, बैतूल, शिप्रा और मोर इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। ये हमें ध्यान रहेगा। तो यहां पर ये देख सकते हैं कि सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच स्थित दरार घाटी से होकर के ये दोनों जो नदियां है नर्मदा और ताप्ती, दरार घाटियों में से होकर के बहती है। हम पहले भी जान चुके हैं। यह भी एक एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सूरत इसके तट पर स्थित है। सूरत के तट पर स्थित ताप्ती नदी के किनारे पर सूरत शहर है। इसके बाद लूनी नदी आएगी। लूनी नदी अजमेर में अरावली श्रेणी के अजमेर के निकट इसकी उत्पत्ति होती है। 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बंडी, सुकड़ी, जवाई बहुत सारी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और कच्छ की खाड़ी में गिरती है। बालोतरा के नीचे इसमें खारा जल पाया जाता है। इसकी एक विशेषता है इस नदी की, लूनी नदी की, कि बालोतरा, बाड़मेर में स्थित बालोतरा नामक जो स्थान है वहां तक ये इसका जल जो होता है वो मीठा होता है। और बालोतरा से आगे जो भूआकृतिक स्थलाकृति है, जो चट्टाने हैं, उनकी वजह से यह क्या है कि खारा जल वहां से निकलता है। ये हमें ध्यान कर लेना है। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे हम देखते हैं साबरमती, राजस्थान में अरावली श्रेणी से नदी निकलती है। लगभग 416 किलोमीटर की लंबाई में। मेसवा, बकल ये इसकी सहायक नदियां है। ये नदी खंबात की खाड़ी में और अहमदाबाद इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। हम गाना भी सुनते हैं, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिल्कुल गांधी जी वाली वही नदी साबरमती के जो संत हैं, जिनकी वजह से हमारे भारत महान देश को आज़ादी मिली, वही नदी साबरमती राजस्थान में से अरावली श्रेणी में से निकलती है। आगे है महानदी, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा श्रेणी से यह निकलती है। 858 किलोमीटर इसकी लंबाई। सियोनाथ, हंसदेव, माघ, इब, तेल। तेल नदी कहां से निकलती है? ये किसकी सहायक है? एक बार प्रश्न पूछा गया था। तेल नदी ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आया तेल है या नदी है, ठीक है। तो तेल नदी है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व कटक के निकट एक बड़ा डेल्टा का निर्माण भी करती है महानदी। तो एक डेल्टा का निर्माण है महानदी के रूप में होती है। ब्राह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से 705 किलोमीटर लंबी कोयल एवं सांख नदियों से मिलकर के बनी होती है। वास्तविक कोई नदी नहीं है, लेकिन दो नदियां हैं, उन दोनों नदियों से मिलकर के बनती है, जिनका नाम है कोयल नदी और सांख नदी। इन दोनों से मिलकर के ब्राह्मणी नदी बनती है। राउरकेला इसी नदी के तट पर स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर राउरकेला नाम का स्थान उपस्थित है।
स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर से निकलती है, 433 किलोमीटर लंबाई है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर या तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। जमशेदजी टाटा ने जब बसाया था तो यही जो नदी है स्वर्ण रेखा नदी, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि साफ स्वच्छ जल यहाँ पर इसकी उपस्थिति के कारण ही वहाँ पर हो पाया। गोदावरी नदी यहाँ दक्षिण की एक प्रमुख नदी मानी जाती है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी यही है। और नासिक के निकट, नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर के नजदीक पश्चिमी घाट से यह नदी निकलती है। ध्यान कर लेना है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इंद्रावती, सबरी और मंजिरी, ये प्रमुख इसकी सहायक नदियां इसमें स्थित है। यदि बात करें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसने एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण भी करती है, जिसे केजी बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कृष्णा गोदावरी, ये दोनों का जो डेल्टा है लगभग मिला हुआ प्राप्त होता है और यहीं से भारी मात्रा में जो पेट्रोलियम और गैस है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो केजी बेसिन अर्थात कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट यहाँ इसकी उत्पत्ति होती है। 1400 किलोमीटर इसकी लगभग इसकी लंबाई। कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी, ये प्रमुख नदियाँ। यहाँ पर ये नदियाँ जो सहायक नदियाँ है वो हमें ध्यान कर लेना है। ये यहाँ पर कृष्णा नदी की, अनेक जगह पर कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ पूछी जाती है, काफी इंटरेस्टिंग भी ये है। विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, और गोदावरी की नदी का जो डेल्टा है उसमें ये इसमें मिल जाता है। कावेरी नदी कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के। ठीक है, 460 किलोमीटर। हेमवती, शिमशा, कब्बानी, भवानी, नोइल, अमरावती इसकी क्या है, सहायक नदियां है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु, ये दक्षिण के प्रायद्वीपीय हिस्से में जो जितनी भी नदियां है उसमें ये कावेरी नदी की बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है कि इस नदी में साल भर पानी रहता है। साल भर पानी क्यों रहता है, इसका कारण है देखो कि इसमें दोनों ऋतुओं में ही वर्षा का जल प्राप्त होता है, दोनों ऋतुओं में, सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। अब मानसून का जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता हुआ मानसून है उससे तो पूरा समूचा भारत वर्षा प्राप्त करता ही है, लेकिन लौटता हुआ उत्तर पूर्व जो मानसून है, लौटता हुआ जो मानसून है उससे भी ये कोरोमंडल तट जो है वो वर्षा प्राप्त करता है, तमिलनाडु का क्षेत्र। इस वजह से कावेरी नदी में शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु दोनों में वर्षा का जल प्राप्त होता है। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, वर्षा का जल प्राप्त होता है, अतः इसमें लगभग सालों भर वर्षा रहता है। और दो नदियां यहाँ पर द्वीप है, श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम, ये प्रमुख द्वीप स्थित है। ये इनके जो यहाँ पर हम देखते हैं इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका इन दोनों द्वीपों की रही है। ये नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात भी बनाती है। शिव समुद्रम नामक जो प्रसिद्ध जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं चंबल नदी, विंध्याचल पर्वत, यह चंबल नदी यहाँ पर निकलती है मध्य प्रदेश के समीप। 965 इसकी लंबाई है। काली, सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदी, और ये चंबल के भीड़ों में से होकर के निकलती है और जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक के पठार से 780 किलोमीटर लंबी, रिहंद और कुनहड़ इसकी सहायक नदियां है और पटना के निकट गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, ये प्रमुख नदियां थी भारत में स्थित। अब यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत में और प्रमुख नदियां जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां है, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली जो छोटी नदियां है। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं ये जो पश्चिम का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, ये वाले हिस्से में बहने वाली इधर से जाती है जो। ठीक है, शत्रुंजय नदी जो अमरावती जिले से निकलती है, भद्रा नदी राजकोट जिले से, ढांडर नदी पंचमहल जिले से, माही नदी गुजरात से, वैतरणा नदी, यहाँ पर देखो देखने वाली बात है, वैतरणी नदी अलग है और वैतरणा नदी अलग है, दोनों अलग अलग नदी है, ध्यान कर लेना है। वैतरणा नदी नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है और कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलती है। इसके बाद हम देखते हैं वेदती नदी हुबली से, सरावती नदी शिमोगा जिले में। ठीक है, सबसे बड़ा जो जलप्रपात है वो इसी पर सरावती नदी पर ही बना हुआ है। मांडवी और जुआरी नदी गोवा से निकलती है। गोवा की दो प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी, ये भी अनेक जगह पर प्रश्न पूछा गया है कि मांडवी और जुआरी नदी कहां से निकलती है। भरत पूजा इसका दूसरा नाम है पोनानी नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। भरत पूजा और पोनानी नदी अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। केरल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है भरत पूजा या पेनानी। ठीक है,
पेरियल और पामा नदी ये भी केरियल से निकलती है, तो पश्चिम की ओर बहती है। यदि हम बात करें पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां, ठीक है, पूर्व की ओर बहने वाली ये छोटी नदियां जो कि इधर पूर्व की ओर बहती है। यहां पर पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट होने की वजह से बहुत छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट के यहां पर बहती है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियां स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नर, पालार और वेंगाई ये प्रमुख नदियां हैं जो कि पूर्व की ओर बहती है। ये ध्यान रहेगा, नदियों के नाम हमें पता रहेगा, इनकी स्थिति पता रहेगी तो हमें अच्छा रहेगा, हमें प्रश्न भी करने में आसानी होगी। धन्यवाद।